टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में हम चर्चा उस 2020 की नियमावली की करने जा रहे हैं, जिस वजह से सरकार हाई कोर्ट में लगातार मुकदमे हार रहे हैं। चाहे शिक्षक नियुक्ति का मसला हो या फिर शिक्षक के तबादले का मसला हो या फिर शिक्षक के प्रमोशन देने का मसला हो। ये ऐसे तमाम मसले हैं जिन मसलों को लेकर हाई कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर में कुछ ऐसे जजमेंट दिए हैं जिस जजमेंट की वजह से शिक्षा विभाग सख्ती में है। आखिर वो 2020 नियमावली क्या है और 2020 के नियमावली की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं आनंद पुष्कर जी के साथ। आनंद पुष्कर जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से 2020 की नियमावली अब शिक्षा विभाग के लिए गले की फांस बन गई है, वो अब न उनको निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। कल हाई कोर्ट ने 82 औरंगाबाद के शिक्षकों को प्रिंसिपल के रूप में, प्राचार्य के रूप में प्रमोट करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। कुछ फैसले आपको जो ट्रांसफर वाली नीति थी उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई तरह की चीजें, समस्याएं हो, शिक्षक अपॉइंटमेंट में भी इन लोगों को अब परेशानी हो रही है। आखिर 2020 के नियमावली में क्या खास है जिस वजह से शिक्षा विभाग असहज है? देखिए संतोष जी, मैं थोड़ा पुरानी सारी इतिहास को आपको बताना भी चाहता हूं कि 2020 की नियमावली पहले यह बनी कैसे। तो पूरे के जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन लोगों ने 2020 में सरकार के समक्ष एक बड़ा लंबा आंदोलन किया था, जो विगत 3 महीने तक वो आंदोलन चला था। और वह आंदोलन का नेतृत्व मेरे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार के शिक्षक लगातार 90-91 दिनों तक वो प्रदर्शन भी करते रहे। और सरकार के हेलो हेलो हाँ हाँ, आप जारी रखिए जी। जी। तो पूरे बिहार के शिक्षक ने 91 दिनों तक लगातार अपना आंदोलन उन लोगों ने किया। और वही आंदोलन का प्रतिफल है कि बिहार विधान परिषद के सदन में हो या सड़क पर हो। और उस परिदृश्य में आपने देखा होगा संतोष जी कि वैश्विक महामारी कोरोना भी शिक्षकों के बीच में आ गया था और हम लोग अपने घरों में ताले बंद करके भी बैठ गए थे, बाहर लोग जा भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैं दाद देता हूं उन सारे शिक्षकों का, बधाई देता हूं उन सारे शिक्षकों को। और बहुत सारे शिक्षक उस समय शहीद भी हो गए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने संघर्ष किया, शिक्षकों के साथ संघर्ष किया, कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि शिक्षकों की एक आज तक 14 बरस पहले तक कोई नियमावली नहीं बनी थी, जबकि प्राइवेट जॉब भी जो लोग करते थे उनकी भी एक नियमावली होती थी। और 2020 में स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के रिकमेंडेशन के बाद एक सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनाई गई थी। और वह नियमावली बनी जिसमें 15% शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी भी हुआ था। और वो सेवा नियमावली में बहुत सारी बातें ऐसी मेंशन उनके द्वारा कराया गया था जो शिक्षकों को सीधे लाभ का विषय वो दे रहा है। जैसे उस नियमावली में था कि प्रमोशन का लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा, प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। जैसे सरकार एक तरफ हेडमास्टर की बहाली करने जा रही है, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और उस नियमावली के कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से प्रोविजन ही दिया हुआ है कि 50% पदों को देय प्रोन्नति के साथ भरा जाएगा। मतलब जो भी शिक्षक है उनको हेडमास्टर में हम लोग सीधे लेके जाएंगे, उनको प्रोन्नति का लाभ हम लोग देंगे, और 50% पदों को बीपीएससी के माध्यम से। लेकिन आप देख लीजिए कि जो अभी प्रधानाध्यापक की जो अपॉइंटमेंट सरकार ने की है उसमें इस नियमावली को वो भूल गई। उसने कहीं से यह मेंशन नहीं किया कि हम 50% पदों को प्रोन्नति के साथ हम लोग इसमें भरेंगे। वो पूरे पूरे 100% पद, जितने भी पद स्वीकृत कराए गए थे, सैंक्शन पोस्ट थे, उन सारे सैंक्शन पदों पर सरकार ने सीधे बीपीएससी से बहाली कर लिया। 6,000, 6,500 या 41,000 पूरे पद को मिला के हो रहा है, तो उन्होंने वो सीधे वहां से बहाली किया और प्रोन्नति का मसले को सरकार यहाँ भूल गई। दूसरी बात मैं आपको संतोष जी बताना चाहता हूँ, सर्विस कंटिन्यूटी। आप जो है इस नियमावली के कंडिका 12 का 7वां बिंदु आप जब देखिएगा,
इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देना चाहता हूँ। यह जो नियमावली में लिखा हुआ है, तो यह इसमें सेवा संबंधित शर्तें, और सेवा संबंधित शर्तें में आप जब आइएगा 7वां बिंदु को देखिएगा कि सेवा की निरंतरता। तो हम्म। इसमें मेंशन है कि पूर्व से कार्यरत माध्यमिक शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मातृ वेतन संरक्षण का लाभ दे होगा। तो सरकार ने और विभाग ने स्पष्ट रूप से यहाँ इंगित किया हुआ है कि हम उनको सेवा की निरंतरता का लाभ देने जा रहे हैं और हम्म। उनको उस का भी लाभ हम देंगे। आपको मैं एक पुराना प्रसंग बता देना चाहता हूं कि जब नियोजित शिक्षक जब चले गए थे TRE 1 में, तो उस समय डॉक्टर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी निदेशक हुआ करते थे। तो उनको हम्म। जब मैं सारी बातों की चर्चा की और मैंने लिख के भी प्रोन्नति वाला और सर्विस कंटिन्यूटी वाला भी लिख के मैंने दिया था इस समय भी, कि जो लोग नियोजित टीचर थे और जो TRE 1 में चले गए थे, तो उस समय उनके सामने भी एक संकट था कि हम तो ऑलरेडी विभाग में कार्यरत है, और हम्म। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय भी कहा था कि, और सरकार ने भी कहा था कि आप सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आप TRE 1 की परीक्षा दे दीजिए, जिस समय यह BPSC की सक्षमता की परीक्षा हुई। तो बहुत सारे शिक्षक जो हमारे उधर भी TRE 1 में जो चले गए, तो उनके दिमाग में यही बात थी कि हम TRE 1 में जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इस सर्विस कंट्री को विभाग भूल गया, और मैंने जाके विभाग से कह के एक पत्र भी निर्गत कराया था कि इनको हम लोग बिरमन देंगे और बिरमन लेके वो जाएंगे। लेकिन बिरमन देने से नहीं, उनकी पुरानी सेवा की गणना भी उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे जो विभाग बार बार यू टर्न ले ले रहा है, आज भी आप देखिए कि जो शिक्षक हमारे सक्षमता उत्तीर्ण होके बैठे हुए हैं, जो सक्षमता उत्तीर्ण हो गए हैं, वैसे शिक्षक को नियुक्ति पत्र देने का प्रश्न कहाँ से पैदा होता है? क्यों आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? यहाँ तो स्पष्ट रूप से इंगित किया हुआ है कि उनको हम्म। सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा। और हमारी मांग थी, मेरे पिताजी ने और संजीव श्याम सिंह जी ने, संजय कुमार सिंह जी ने, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी ने और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी ने हर बिहार विधान परिषद में इन सवालों को उठाया था कि आप 2020 से यह लिखित रूप से दे रहे हैं कि हम सेवा के निरंतरता लागू करेंगे, और हम लोगों की भी और मांग थी कि इसको आप भूतलक्षी प्रभाव से भी आप। तो खैर, भूतलक्षी प्रभाव पे उस समय कालीन जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, उन्होंने सभापति जी की कक्ष में बैठक भी की थी और इस पे उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करेंगे। तो मुझे तो संतोष जी यही समझ में नहीं आ रहा देखते हुए कि विभाग जो है अपने ही द्वारा बनाई गई, अपने ही द्वारा लिखी गई, अपने ही द्वारा अधिसूचित नियमावली को अपने ही पदाधिकारी के द्वारा बनाई गई, सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली को आखिर क्यों भूल जा रही है? वह क्यों नहीं समझ पा रही? जब मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है और सरकार भी बार बार कहती है कि मैं आपको राज्य कर्मी का दर्जा देने जा रहा हूं, कोई आपकी बहाली करने नहीं जा रहा हूं, तो जब आप ही कह रहे हैं कि हम राज्य कर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, शिक्षकों के लिए सर्विस कंटिन्यूटी को आपने ऐड किया है, उसमें भी आपने वेतन संरक्षण की बात को आपने लिखा है, उनकी वरीयता के बारे में आपने लिखा है कि हम उनकी वरीयता को देंगे, फिर यह देने नहीं देने का प्रश्न क्यों उत्पन्न बार बार आप कर रहे हैं? आपको स्पष्ट जो है आज की परिदृश्य में विभाग को अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और स्टैंड को बताना चाहिए कि जो भी 20 की नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली को यथावत शिक्षकों की जितने भी मसले हैं, उन मसलों को शामिल करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा इमीडिएट अधिसूचना की तिथि से उनको देना चाहिए। देखिए, इन देख रहे हैं कि भाई सदन में घोषणा किए मुख्यमंत्री 10 से 4, लागू होने में तो 10 महीना लग गया। मुख्यमंत्री जो ये सवाल हम सभी शिक्षक नेता से भी और पत्रकार मित्रों से भी कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई आप विशिष्ट शिक्षक अब जहां है वहीं से हो जाए, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन 10, 11, 12 दिन होने जा रहा है, नोटिफिकेशन विभाग जारी नहीं कर रही है। खबर ये आ रही है कि जो एक लॉबी है, जो लॉबी इस खेल के पीछे है, देखिए वो उनकी मंशा है कि किसी तरह से
जो ट्रांसफर के लिए जिन लोगों को उन लोगों ने भरोसा दिला रखा है, उन लोगों का हम ट्रांसफर कर दें, फिर विशिष्ट वाला मामला जो है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार लड़ती रहेगी। ये और अगर नहीं देती है, जैसे उसमें नियुक्ति पत्र में लिख दिया है कि आपको रिजाइन देना है, हमें नहीं लगता है कि शिक्षक रिजाइन देने के बजाय संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो इस जो क्लैश होगा, इससे बचना चाह रही है सरकार, या फिर कुछ अंदर खाने में चल रहा है कुछ विभाग? आप जाते आते हैं, क्या लगता है आपको? ये सबसे बड़ी बात है संतोष जी कि मुझे तो यह विभाग के पदाधिकारी की मंशा या कार्य करने की शैली, कुछ शिक्षा सेवा से बहाल जो लोग हैं या जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, उनकी मंशा बहुत स्टैंड में क्लियर नहीं हो पा रही है। इसलिए भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि जब दिसंबर के महीने में 2023 में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया, कैबिनेट से स्वीकृत होकर चली आई, और सरकार के पन्नों पे भी लगातार यह खबरें भी छपती रही कि हम आपको सरकारी कर्मी बना रहे हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो दर्जा दे रहे हैं, आप बार बार यह शब्द को आप लिखते थे कि हम दर्जा देने जा रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, राज्य कर्मी बनाने जा रहे हैं, आप लिख रहे हैं। आपकी नियमावली में सारी बातें स्पष्ट रूप से इंगित की हुई है। आपने भी बना दिया, उस नियमावली में एक प्रोविजन आपने बना दिया कि पदस्थापन के बाद, मतलब हम कह रहे हैं कि सरकार देना भी चाह रही है और विभाग कह रहा है कि हम आपको लेने भी नहीं देंगे। तो यह जो दो स्टैंड जो विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, यह समाज में एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जहां सरकार अपनी लोकप्रियता ले रही है पूरे हर जगह पे कि हम आपको सरकारी कर्मी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विभाग कह रहा है कि पदस्थापित होने के बाद आपको देंगे। फिर अभी वर्तमान परिदृश्य में 20 तारीख को, इसी महीने में आप देखे होंगे 20 नवंबर को, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से घोषणा भी कर दिया कि जो शिक्षक जहां है वही वो सरकारी कर्मी बन जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया। तो जब यह कैबिनेट से स्वीकृत हुई नियमावली जो बनी है, जिसमें यह कहा कि पदस्थापन के बाद आप सरकारी कर्मी बनिएगा, तो आज 9 दिन हो गया है, 9 से 10 दिन आपको हो गया मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद। तो मुझे तो लगता है कि 9 दिन क्या, 21 तारीख को ही, 20 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया, तो 20 तारीख को या 21 तारीख को ही नियमावली में संशोधन करते हुए कैबिनेट से स्वीकृत विभाग को करा के और इमीडिएट उनको सरकारी कर्मी का दर्जा उस तिथि से दे देना चाहिए। जब सरकार की घोषणा का पालन जब शिक्षा विभाग अपने पदाधिकारी के द्वारा नहीं करा पा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं या तो सिस्टम पूरी गड़बड़ है या पूरी व्यवस्था फेल हो रही है। यह सोचने का प्रश्न समाज के लोगों के सामने भी खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए जो भी पदाधिकारी शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, वैसे पदाधिकारी के ऊपर संज्ञान तो सरकार को अवश्य लेना चाहिए। वही तो, मान लीजिए कि आप एक चिट्ठी भी निकालते हैं तो वो स्पष्ट चिट्ठी नहीं जाता है कि आपने जो है सो रद्द कर दिया है। नियमावली जो आप एक अलग तरीके का, आप जो नियमावली के बाद जो आपने निकाला, क्या उसको नाम उन्होंने दिया था? उसके बाद नोटिफिकेशन फिर हुआ, तो वो आपने खुद किया कि आप एक रेफरेंस पत्र दे रहे हैं कि जो है सो हम उसको रद्द कर दिए हैं, अब नए तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। अरे भाई, पहले जिन लोगों का आपने स्कूल में जिनको करना है, जो मूल बात है, जो जिसके आधार पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आगे बढ़ी, तो जो मूल आधार है, उस मूल आधार पर कोई चर्चा ही नहीं है कि उसको कब से आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं सामने आई हैं। अगर मान लीजिए सक्षमता के विशिष्ट शिक्षक बनने का अगर मसला नहीं होता, तो आप ट्रांसफर पॉलिसी लाने का कोई वजह ही नहीं था। आपने तो उसके ट्रांसफर पोस्टिंग के आड़ में कह सकते हैं कि 3 और लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मौका आपने दे दिया कि आप भी अपना तबादला करा सकते हैं। तो जब मुख्यमंत्री रोक दिए, तो जिसका मूल रूप से जिसका तबादला होना है या पोस्टिंग जहां है वही शिक्षक विशिष्ट, उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन तबादला के लिए एक नया पत्र आपने निर्गत कर दिया। लगता नहीं है कि मंशा इन लोगों को कुछ और है? देखिए, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संतोष जी। मंशा तो बिल्कुल, विभाग की मंशा बड़ा स्पष्ट मुझे भी नहीं लग रही है, क्योंकि आप देखिए कि आपको ज्ञात होगा, आपके चैनल पे भी आपके द्वारा हमको लगातार बातचीत हो रही थी,
शिक्षा विभाग नियमावली बनाती कुछ है और उसको सॉफ्टवेयर में इंगित अपने रूप से कर रही है। आप देखे होंगे कि पिछली बार जब यह नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली में बहुत सारी बातें ऐसी नहीं थी जो सॉफ्टवेयर में इंगित था। हम तो गए, शिक्षा मंत्री जी को हमने जाके कहा भी था, बहुत सारे विकल्प खुल नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं विकल्प खुल रहे थे, ये सोचने का विषय था। अब नियमावली में लिखा हुआ नहीं था कि पदस्थापन विद्यालय में आप जो है पदस्थापन अनुमंडल में आप रह सकते हैं। नियमावली में था कि आप पदस्थापन अनुमंडल में आप रह सकते हैं, लेकिन जब शिक्षक जा रहे थे सॉफ्टवेयर खोल रहे थे तो वहां पे उनका विकल्प नहीं खुल रहा था, पति पत्नी का विकल्प नहीं खुल रहा था। यानी कि मुझे लगता है कि विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो किस मानसिकता के हैं, कौन सी मानसिकता से और कहां से वो किस दल से वो गाइड हो रहे हैं, यह भी सोचने का और चिंता का विषय है। आखिर जो अपने फरमान को अपने हिसाब से सरकार की छवि को धूमिल कराने के लिए, जब स्पष्ट रूप से कहीं 10 अनुमंडल का विकल्प की बात उसमें थी नहीं, कहीं भी नहीं था कि 10 अनुमंडल हम लोग लेंगे या करेंगे। लेकिन एक मीडिया में अपर मुख्य सचिव जी का जो बयान आया, एक मीडिया चैनल में जो बयान दिया, और जो वो बयान दिए उसी बयान को जबरदस्ती वो जो है अपनी नियमावली में कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि हमने जो बोल दिया तो मैं अब सुपर हो गया और मेरी ही बातों को आप लोग मेंशन कीजिए और लिखिए। तो इस तरह की मोनोपोली जो है कहीं उचित नहीं है। जब सरकार ने स्पष्ट रूप से सारी बातों को जारी कर दिया और कह भी दिया, माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि जो जहां है वही पदस्थापित रह जाएगा, वही उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आखिर यह 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आप उनको दर्जा क्यों नहीं दे पाए? अभी तक आप उनको सरकारी शिक्षक क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो आप फिर एक अलग से आदेश निर्गत कर रहे हैं। बात आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आप अलग से आदेश निर्गत कर रहे हैं जिसमें आ रहा है कि आप विशेष परिस्थिति में जो लोग भी स्थानांतरण, ठीक बात है, आप उनको भी स्थानांतरण दीजिए। कहीं सरकार नहीं कह रही है कि स्थानांतरण हम नहीं देंगे या नहीं देने जा रहे। जो लोग जाना चाहते हैं उनकी भी भूमिका को देखना एक दायित्व और कर्तव्य बन रहा है आपका। लेकिन जो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, जिनको सरकार ने घोषित कर दिया कि आपको हम सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिए, उसके बावजूद भी आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा अब तक नहीं दे पा रहे हैं। अब तक आप पेच फंसा के रखे हुए हैं, स्पष्ट रूप से कोई गाइडलाइन आप जारी नहीं कर रहे हैं। तभी तो शिक्षक को मजबूरन जो है आज के परिदृश्य में आंदोलन और बैठक करना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। तो सरकार की जो मंशा है वह मंशा पे विभाग काम नहीं कर रहा है, या विभाग की जो योजना है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रताड़ित और परेशान करने की मंशा है। मैं तो देख रहा हूं कि बिहार विधान परिषद में जितनी भी बातें, जब मैं पिताजी की अपनी स्वर्गीय पांडे जी की किताब में जब सदन संस्मरण जब बना रहा था, तो मैं उस पुस्तक को आपको एक दूंगा, आप देखिएगा उसमें सरकार की हर कमिटमेंट, हर जगह पे हर विषय में सरकार ने सदन में बातों को कहा, लेकिन पता नहीं क्यों विभाग उसको लागू नहीं करना चाहता। यानी कि आप ही जवाब बना के तैयार करके दे रहे हैं, आपकी ही बनाई हुई जवाब है, और आप अपनी ही बनाई हुई जवाब पे आप काम नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सर्विस कंटिन्यूटी का यह क्या मसला? आपने जब कहा कि हम जो 20 से हम प्रभावी होगा, हम जो अब यह नियमावली बना रहे हैं उस तिथि से जो है कि हम प्रभावी करेंगे कि आपको सर्विस कंटिन्यूटी देंगे, तो सर्विस कंटिन्यूटी को आप छाट दिए, अब वेतन संरक्षण को आप लिख रहे हैं। तो उसमें भी इंगित है कि सर्विस कंटिन्यूटी के साथ आपको वेतन संरक्षण का लाभ देंगे, यह बात है। दूसरी बात आपने देखा होगा संतोष जी की, जो भी यह बीपीएससी में हमारे शिक्षक चले गए थे, उनके सामने एक भारी संकट आ गई थी, जो मैंने जाके उस समय दूर कराया था। उस समय निदेशक हुआ करते थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी। तो जो भी पूर्व के नियोजित टीचर थे जो टीआरई 1 में चले गए थे, उनका विकल्प ही बंद कर दिया था कि वो बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो मैं गया, जाके मैंने उनको कहा कि आप जब प्राइवेट विद्यालयों का अनुभव आप ले रहे हैं, प्राइवेट लोगों को भी आप कह रहे हैं कि आप अपने अनुभव के आधार पे आप बैठिए, तो जो शिक्षक आपके विभाग में 15 15 17 17 वर्षों तक काम किया है, आप उसको कैसे छाट दीजिएगा? आप उसको नहीं नियुक्ति मान लीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम बैठने की अनुमति देंगे। तो उनकी अनुभव की गणना को करते हुए उन लोगों ने बैठने की अनुमति उनको दिया। लेकिन मुझे लगता है कि विभाग इस तरह का काम करके कोई कृपा पात्र तो शिक्षकों को नहीं बना रहा है। कृपा का बात क्यों बना रहा है? मतलब उनको तो है कि जो हमारी
बातें हैं जो हमने लिखा है, कम से कम जब वह कोई नियमावली को बनाते हैं तो जो पुरानी नियमावली है, अधिसूचित नियमावली है, उसको उनको सामने में रख के बनाना चाहिए, ताकि हमसे कोई हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। और जो जो विषय को हम लोगों ने लिखा है, विभाग ने लिखा है, कम से कम वह विषय का लाभ शिक्षकों को मिले। आज देख लीजिए, आपने सबसे पहला सवाल संतोष जी कहा कि आज शिक्षकों को कोर्ट जाने का बार बार जाना पड़ रहा है। तो कोर्ट जाने का फैसला शिक्षक को इसलिए लेना पड़ रहा है ना, कि आप जो बात उनके लिए लिखे, जो चीजों को आपने तैयार किया, अब आप अपना यू टर्न ले रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे, हम आपके लिए नहीं लागू करेंगे, तब ना शिक्षक को कोर्ट जाना पड़ रहा। अच्छा, और एक आखिरी सवाल आनंद जी, एक आखिरी सवाल। 2020 का नियमावली एग्जिस्ट कर रहा है, जितने उसके बाद 2023 और अभी 24 वाला तो खत्म ही हो गया ट्रांसफर वाला। 2023 में भी नियमावली बनी विशिष्ट शिक्षक वाला। 2020 का नियमावली अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। यह सेवा शर्त नियमावली है। उनकी सेवा का जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस के आलोक में उस नियमावली को बनाया गया है। और यह नियमावली कैसे खत्म हो जाएगी? वह तो विशिष्ट शिक्षक के लिए अलग से उनकी नियमावली है, लेकिन यह उनकी सर्विस के लिए जो जो प्रोविजंस है, जैसे उनको किस गाइडलाइन के अनुरूप में प्रोन्नति मिलना चाहिए, किस गाइडलाइन के अनुरूप में उनको पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सर्विस कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, तो यह तो उनके कार्य करने की शैली पे एक सर्विस के लिए एक बनाई गई एक नियमावली है, एक रास्ता है, एक मार्ग है कि हमको किस रास्ते। तो चल रहा है। आखिर यह किस तरीके से खत्म हो जाएगा? यह खत्म होने वाला नहीं है। जब तक विभाग कोई आगे नई नियमावली नहीं बना रही है, तब तक यह नियमावली खत्म होने वाला नहीं। और आप जब लिख दिए हैं के देने के बाद आप मुकर रहे हैं, तो यह गलती विभाग के पदाधिकारी की है, गलती सरकार के स्तर से मुझे लगता है कि सरकार के मंत्रिपरिषद के भी लोग देखना चाहिए। और जो लोग भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस विषय को देखना चाहिए कि आखिर शिक्षकों के अहित में कोई काम आप तो नहीं कर रहे हैं, उनके हित में काम होना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक तो मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी किया कि हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो आपने तो जो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई है, उनको तो सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए आपने बनाया। और उसमें भी शिक्षक हर जगह पे एकदम सफल के साथ खड़े रहे। आज आपने कहा कि परीक्षा लेंगे, परीक्षा दे के खड़े हैं, सक्षम होके बैठे हैं। और कब के उत्तीर्ण हो गए हैं, तो फरवरी महीना में उत्तीर्ण होके बैठे हुए हैं। आपने कहीं भी उनके विज्ञापन में नहीं लिखा है कि विशिष्ट शिक्षक मतलब कि हम नई बहाली करेंगे। उनके हाँ, विज्ञापन में कहीं यह प्रोविजन नहीं है। तो जब नियुक्ति आप नहीं मान रहे हैं, तो नियुक्ति पत्र क्यों दे रहे हैं? यह सोचने चलिए, का। चलिए, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अरे, थैंक यू। तो ये हमारे साथ आनंद पुष्कर जी थे। जिस चीज़ों को हम समझना चाहते थे कि जो नियमावली 2020 है, सब तमाम शिक्षकगण जो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, 2020 का नियमावली आपका बाइबल है, आपका कुरान है, आपका गीता है। उसको निकालिए, पढ़िए। नियमावली पढ़ने के लिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि नियमावली पढ़िए अपना। वही है, वो नियमावली पहली बार आपके शिक्षक होने को मोहर लगाता है। और वही एक नियमावली है जिस नियमावली में लगातार हाई कोर्ट में सरकार मुश्किलें में पड़ती जा रही है और लगातार उनको मुंह खानी पड़ रही है। इसलिए 2020 का नियमावली पढ़िए और 2020 के नियमावली के सहारे फाइट करिए। हम इसलिए आज चर्चा करना चाहते थे कि 2020 का नियमावली आखिर है क्या, जिस नियमावली की वजह से सरकार कोर्ट में असहज हो जा रही है। तो नियमावली आपका सेवा कन्फर्मेशन से लेके प्रमोशन से लेके, मतलब आप शिक्षक हैं, आपका नियुक्ति एजेंसी जो भी हो, जिसके माध्यम से भी आप बहाल हुए हो, लेकिन तमाम इस तरीके से नगर पंचायत पंचायत के माध्यम से जितने लोग जिला परिषद माध्यम से जितने नगर परिषद से नगर निगम में जहां कहीं भी नियुक्त हुए हैं, उन तमाम शिक्षकों का एक सेवा संहिता कह सकते हैं कि बाइबल बनाया गया, गीता बनाया गया है, कुरान बनाया गया है। उसको आप पढ़िए और वही आपका आधार है जिस आधार पर आप आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए, इस सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए। नमस्कार।